ओके, तो इस वीडियो में करते हैं स्क्विड गेम सीरीज को एक्सप्लेन, जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस सीरीज इज जस्ट क्रेजीनेस ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में स्टोरी की पूरी बेस बिल्डअप होती है कि ये स्क्विड गेम एक्चुअली में है क्या, और हमें बच्चों द्वारा खेले जाने वाले एक गेम के बारे में बताया जाता है, जिसमें वो सब के सब एक स्क्विड के आकार में बने मैप पर भागते हैं और अपोनेंट के एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और जो भी टीम ऐसा करने में कामयाब हो जाती है उसे विनर घोषित किया जाता है। और फिर कहानी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें सियोंग हुन नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है। और ये पर्सन एक नंबर का जुआरी होता है और इस जुए की वजह से इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई होती है, क्योंकि इस पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज होता है। ले दे की इसकी लाइफ की फटी पड़ी होती है और आज इसकी बेटी का जन्मदिन होता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो उसके लिए कोई गिफ्ट ले जा सके। पर ये उसके अकाउंट से कुछ और पैसे निकाल कर उन सभी पैसों को जुए में उड़ा देता है और फिर उधार लेकर एक और दांव लगाता है, जिसमें वो 40 लाख का अमाउंट जीत जाता है, विच इज मोस्टली अ लक। और फिर यहाँ पर आते हैं वो सारे लोग जिनसे इसने उधार लिया था, और अपने पैसों की वसूली के लिए वो इसकी जमकर धुलाई करते हैं। और जब ये पैसे देने के लिए अपना जेब चेक करता है तो वो सारे पैसे गायब होते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई इसका जेब खाली कर चुका होता है, जिसके लिए वो उसे और मारते हैं और एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं अपने पैसे पाने के लिए। और फिर ये एक छोटी सी टॉय शॉप मशीन पर जाता है अपना लक आजमाने के लिए, ताकि वो अपनी बेटी के लिए कोई गिफ्ट ले जा सके। और डेफिनेटली ये भी एक फेलियर साबित होती है, पर एक बच्चा इसकी हेल्प करता है टू विन अ टॉय, जिससे ये थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है अपनी बेटी के साथ, क्योंकि इसकी बेटी इसके पास नहीं रहती है, बस सिर्फ कुछ ओकेजन पर ही उसकी माँ उसे आने देती है। एंड इन द एंड ऑफ द डे इसके पास कुछ भी नहीं होता, नो मनी, नो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड नथिंग एल्स टू ऑफर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। और ये एक स्टेशन पर जाकर अपने ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। और यहाँ पर आता है एक एजेंट जो कि इसे एक गेम खेलने के लिए कहता है कि अगर वो उसे एक गेम में हरा देगा तो ये उसे 1 लाख रुपए देगा, पर अगर वो हरा तो उसे इसे 1 लाख रुपए देने होंगे। और ये गेम बहुत ही सिंपल होती है और इसे सिर्फ एक कागज के स्क्वायर को पलटाना होता है टू विन द गेम, जिससे ये रेडी हो जाता है, बट ये हार जाता है। और पैसे के नाम पर इसके जेब में तो एक फुटी कौड़ी तक नहीं होती, जिससे वो एजेंट इसे झापड़ मारता है, एक झापड़ 1 लाख रुपयों के लिए, और जीतने के लिए वो इस गेम को दर्जनों बार खेलता है और हर बार हार जाता है, जिससे ये उसे मार मार कर उसके गालों को टमाटर की तरह सुझा देता है। और जब ये फाइनली जीतता है तो वो एजेंट इसे 1 लाख रुपए का अमाउंट दे देता है एज पर द रूल, और इसे एक और गेम के बारे में बताकर कहता है कि वो इससे भी ज्यादा अमाउंट जीत सकता है अगर वो बाकी के गेम्स भी खेले, और अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। तो वही घर आने पर उसकी माँ उससे पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और क्या वो अपनी बेटी से मिला था, क्योंकि कुछ ही दिन में उसकी माँ यूएस जाने वाली होती है उसकी बेटी के साथ, जिससे सियोंग हुन को एक शौक सा लगता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। जिससे उसकी माँ उसे कहती है कि अगर वो कोर्ट में ये बात साबित कर दे कि उसके पास पैसे हैं तो उसे उसके बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। और पूरी रात इस बारे में सोचने के बाद वो फाइनली उस एजेंट को कॉल करता है कि वो गेम खेलना चाहता है, जिससे एक पर्सन उसे गाड़ी में बेहोश कर उसे एक अननोन जगह पर ले जाता है। और उसकी आंख खुलने पर वो देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सेम ही वहाँ पर उस गेम को खेलने के लिए आए होते हैं, जिसमें से एक उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है। और ये लोग इन्हें एक बार फिर से पूछते हैं कि क्या वो ये गेम खेलना चाहते हैं, जिससे हर कोई अपनी अपनी क्वेरी पूछने के बाद एक एग्रीमेंट पर साइन करता है, जो कि मोस्टली होती है रिगार्डिंग प्राइवेसी पॉलिसी एंड गेम रूल्स। और फिर इन्हें एक मेज, एक पजल वाले रास्ते से मेन गेम ग्राउंड में ले जाया जाता है टू प्ले गेम। और इन्हें इस गेम का रूल बताया जाता है कि जब तक वो डॉल गाना गाएगी इन्हें आगे बढ़ते हुए उस रेड लाइन को क्रॉस करना होगा, और गाने के बंद होने के बाद जो भी हिलता हुआ पाया गया उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिससे इन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक मामूली सा गेम है और कोई भी इसे इतना सीरियसली नहीं लेता। और गेम स्टार्ट हो जाती है और गाने के बंद होने पर भी जब एक पर्सन मूव करता है तो उसे शूट कर दिया जाता है, जिससे अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर से गाना बजने पर जब उसका फ्रेंड उसे देखने जाता है तो वो सारी ब्लीडिंग देखकर इसकी डर से बैंड बज जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने के लिए हिलता है उसको भी शूट कर दिया जाता है, जिससे इन सभी लोगों की डर से फट जाती है। और यहाँ पर होता है नरसंहार और जितने भी लोग भागते हैं उन सबको मार दिया जाता है, जिससे ऑलमोस्ट 50% लोग तो यहीं पर मर जाते हैं और बचे हुए लोगों की डर से फटी पड़ी होती है, जिससे कोई अपने पलके तक नहीं झपकाता और सभी लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं काफी देर तक, जिससे इन्हें एक बार फिर से गेम का रूल बताया जाता है कि जैसे ही वो डॉल गाना शुरू करेगी इन सबको भागकर रेड लाइन को क्रॉस करना होगा जब तक कि टाइम खत्म न हो जाए।
और गाने के बंद होने पर भी जो हिलता हुआ पाया गया उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और गेम एक बार फिर से शुरू हो जाती है। और इनके पास 3 मिनट से भी कम का वक्त रह जाता है उस लाइन को क्रॉस करने के लिए, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़े। और एक ओल्ड मैन इस गेम को समझकर आगे बढ़ने लगता है और उसको फॉलो करते करते ये सब भी, जिसमें से कई लोग मारे जाते हैं। और जैसे ही सियोंग जी हुन एक जगह पर फिसलकर गिरने लगता है, एक पर्सन उसे पकड़ लेता है और गेम फिर से शुरू। और गिरते पड़ते ये उस लाइन के दूसरी तरफ चले जाते हैं उस टाइमर के खत्म होने से पहले। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन सब को शूट कर दिया जाता है। एंड इन द एंड ऑफ दिस एपिसोड सिर्फ यहाँ पर गिनती के लोग ही बच जाते हैं जिन्हें नेक्स्ट राउंड में ले जाया जाता है। और सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को इंसिनेटर में डालने लगते हैं ताकि किसी को भी इस बारे में कोई भी खबर ना मिले। और अधमरे लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते, तो वही इन बचे हुए लोगों की डर से बैंड बजी होती है। और जब ये लोग फिर से वहाँ पर आते हैं तो कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता और ये लोग इनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि ये लोग इन्हें छोड़ दें, जिससे ये लोग इन्हें एग्रीमेंट के रूल के बारे में बताते हैं कि रूल नंबर 1, वो उस गेम को छोड़ नहीं सकते। एंड रूल नंबर 2, अगर उन्होंने उस गेम को खेलने से मना किया तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जिस पर सैंगवो कहता है कि रूल नंबर 3 इन सभी प्लेयर्स को ये हक देता है कि वो इस गेम को बंद करवा सकते हैं अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स रेडी हो तो, जिस पर ये वोट करने का फैसला करते हैं। पर उससे पहले इन्हें इस राउंड के टोटल अमाउंट के बारे में बताया जाता है कि टोटल 456 प्लेयर्स ने इस गेम में पार्ट लिया था, जिसमें से 256 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, जिससे टोटल इनाम की राशि बन जाती है 255 मिलियन। और अगर वो इस गेम को खेलना चाहते हैं तो इन द एंड विनर को मिलेगा 45.6 बिलियन वॉन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 290 करोड़ के अराउंड है। और अगर ये यहाँ पर क्विट करते हैं तो इस 200 मिलियन वॉन को उन 255 प्लेयर की फैमिलीज को दे दिया जाएगा, 1 मिलियन फॉर ईच प्लेयर। और बाकी के प्लेयर्स यहाँ से खाली हाथ वापस लौट सकते हैं जैसे कि वो यहाँ पर आए थे। और फिर वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये 201 प्लेयर एक एक करके अपना वोट डालने लगते हैं। और पैसों के लालच में ये सभी के सभी लोग 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं, जिनमें से आधे लोग तो इस गेम को खेलना चाहते हैं तो वहीं आधे लोग इस गेम को क्विट करना चाहते हैं। और इस वोटिंग का सारा निर्णय इस पर्सन पर आके थम जाता है, प्लेयर नंबर 1, जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है और इसके पास सिर्फ गिनती के ही दिन बचे होते हैं। पर ये पर्सन उस गेम को बंद करने के लिए वोट डालता है, जिससे बाकी के लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि जो जाना चाहता है वो जाए, पर जो खेलना चाहता है उनके लिए तो इस गेम को कंटिन्यू किया जाए। बट एज पर द वोटिंग रिजल्ट ये लोग इस गेम को बंद करते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में इस गेम को फिर से स्टार्ट किया जाएगा एंड वी होप यू टू कम अगेन। और इन सब को अलग अलग अननोन जगह पर छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें हर किसी के लाइफ की थोड़ी थोड़ी झलकें देखने को मिलती है। और कर्ज और मुसीबतों से इन सब लोगों की लाइफ नर्क से भी बदतर होती है, जिससे डेफिनेटली ये सब फिर से वापस जाने का मन बनाते हैं। और यहाँ पर हमें जुनहू नाम के एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। और ये सियोंग जी हुन से तब मिलता है जब वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है उस खतरनाक गेम के बारे में। एंड डेफिनेटली पुलिस इसकी बात नहीं मानती, क्योंकि ना तो इसने उन लोगों को देखा होता है और ना ही इसे उन जगह के बारे में पता होता है। पर ये ऑफिसर सियोंग जी हुन की बात मानता है, क्योंकि उसका भाई भी इसी गेम की वजह से गायब हुआ होता है। और उस कार्ड के रहस्य के बारे में जानने के लिए वो सियोंग जी हुन से फिर से मिलता है, पर ये उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि ये खुद काफी डिस्टर्ब होता है अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। और एक एक करके फिर से सभी लोगों को वही कार्ड भेजा जाता है और एक बार फिर से उस गेम में पार्ट लेने के लिए ये सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से जाते हैं। और इस बार इनकी कार को फॉलो करता हुआ जाता है ये ऑफिसर, और हम देखते हैं कि बहुत सारी वैन्स एक पोर्ट पर होती है और जहाज पर चढ़ रही होती है, जिसमें से एक वैन के नीचे ये ऑफिसर भी छुप जाता है और उस जहाज के अंदर चला जाता है। पर जब सही प्लेयर्स की वेरिफिकेशन होती है तो उसमें ये पकड़ा जाता है, जिससे ये उस आदमी को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है और उस दूसरे आदमी की बॉडी को समुद्र में फेंक देता है। और ये पकड़े जाने से बस बाल बाल बच जाता है। और हम देखते हैं कि इन सभी को एक आयरन में ले जाया जाता है और फिर इन सब के कपड़े चेंज कर इन्हें एक नई यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। पर इनमें से सभी प्लेयर्स बेहोश नहीं होते। ये सेबियोक नाम की लेडी स्टार्टिंग से ही होश में होती है और हाथ की सफाई की ये उस्ताद एक चाकू चुराकर अपने पास रख लेती है। और इस बार इस गेम में पार्ट लेने के लिए आते हैं 187 प्लेयर्स, जो कि पहले 201 थे। पर अब ये गेम कम्प्लीटली फेयर नहीं होती। यहाँ पर 3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिसके पास अपर हैंड होता है, जिनमें से एक होती है सेबियोक, जिसके पास होता है एक नाइफ, एंड सेकंड वन इज हेनमिन न्यो, जो कि अपने प्राइवेट पार्ट में एक लाइटर और सिगरेट छुपा कर ले आती है। एंड द लास्ट वन इज चो सैंगवू। इसके 3-4 आदमी इस गेम के अंदर होते हैं,
जो कि इसे हर गेम के बारे में बताते हैं और उससे निकलने का पॉसिबल रास्ता भी। और इस बार ये सब की सब टीम बनाने का फैसला करते हैं ताकि इनके विनिंग चांसेस बढ़ जाएं, जिसमें मेनली ये 4 लोग होते हैं। और रात होने पर सेबियॉक और हेनमिन न्यू बहाना बनाकर टॉयलेट जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है, जिससे ये एक दूसरे की हेल्प करने का फैसला करते हैं। और सेबियॉक वेंटिलेटर के जरिए उस जगह की जासूसी करने लग जाती है और देखती है कि ये चीनी के साथ कुछ बना रहे हैं, मींस की अगली गेम किसी चीनी से बने स्वीट के बारे में हो सकती है। और वापस आने पर जब वो इस बात को हेनमिन न्यू को बताती है तो इस बात को सैंगवू भी सुन लेता है और नेक्स्ट डे इन्हें नाश्ता दिया जाता है गेम स्टार्ट होने से पहले। और इस आदमी को उसके मेंबर्स खाने में देते हैं एक चीट ताकि वो एलिमिनेट होने से बच सके। तो वहीं सैंगवू सेबियॉक से पूछता है कि उसने क्या देखा था, क्योंकि ये सारी गेम्स बच्चों वाली होती है और अगर वो इस बात का पता लगा ले कि गेम क्या है तो इनके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और जैसे ही वो कहती है चीनी तो ये उन सभी गेम्स के बारे में सोचने लग जाता है और इस बार इन्हें एक बड़े से प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है और सबको अलग अलग शेप को चूज करने के लिए कहा जाता है, जिससे सेओंगजी हुन सैंगवू से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब में से सबसे ज्यादा दिमाग इसी का चलता है। और ये सबको कहता है कि वो सब के सब अलग अलग शेप को चूज करें ताकि वो सब के सब एक साथ मुसीबत में ना पड़ जाएं, क्योंकि ये अभी भी श्योर नहीं होता उस गेम के बारे में। और जब ये समझता है कि ये हनीकॉम्ब वाला गेम है तो वो सियोंग को रोकने की कोशिश करता है, बट स्टिल उसे रोकता नहीं और खुद एक ट्रायंगल शेप चूज करता है। और उसको फॉलो करते करते सेबियॉक भी सेम ही शेप को चूज करती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि इसे पता है कि गेम क्या है। और इन सब को चीनी से बनी एक स्वीट दी जाती है जिसमें होते हैं अलग अलग शेप्स, और इन शेप्स को इन्हें 10 मिनट के अंदर निकाल कर अलग करना होगा बिना उसे तोड़े, और जिसने भी उस शेप को डैमेज किया उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो वहीं इस ऑफिसर के बिहेवियर पर एक दूसरे पर्सन को शक हो जाता है और इस गेम फील्ड में एक पर्सन इसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी कुछ और करने की होती है, जिससे वो पर्सन इसे गेम के बाद रिपोर्ट करने के लिए कहता है। तो वहीं टाइम के खत्म होने के साथ साथ वो सब के सब अपने शेप को निकाल रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिन, और जैसे ही एक पर्सन की शेप टूटती है उसको शूट कर दिया जाता है। और टाइम निकलने के साथ साथ वो पूरा मैदान डेड बॉडी से भरने लगता है। और सबसे डिफिकल्ट शेप होती है सेओंगजी हुन की, क्योंकि इसे मिली होती है एक अम्ब्रेले वाली शेप जिसे निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जिससे ये उसे चाट कर पतला करने लगता है और उसको देखकर बाकी के लोग भी ऐसे ही करने लगते हैं। तो वहीं हेनमिन न्यू उस लाइटर का यूज करती है टू कट द शेप, और लास्ट के आखिरी सेकंड में सेओंगजी हुन अपने शेप को निकालने में कामयाब हो जाता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन सबको मार दिया जाता है, जिसमें से ये आदमी इनका गन छीनकर एक पर्सन को मार डालता है और एक पर्सन को फोर्स करता है उसका मास्क उतारने के लिए, जो कि सिर्फ एक टीनेजर होता है, जिससे वो इसे नहीं मारता और खुद सुसाइड कर लेता है। बट मास्क उतारने की सजा तो इसे मिलेगी, और उस गेम का हेड उसे शूट कर देता है और उसका मास्क उठा लेता है वो ऑफिसर, क्योंकि ये मास्क ही उनकी पहचान होती है। तो वही चो सैंगवू को उसके आदमी एक दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, और ये पर्सन कौन है और उस मास्क वाले पर्सन के पीछे कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए इसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है। तो वहीं बाकी के प्लेयर्स को फिर से उसी जगह पर ले जाया जाता है, और इस बार इस गेम में टोटल 71 लोगों की मौत होती है, जिससे टोटल प्लेयर्स की नंबर रह जाती है 108, और इन्हें खाने में दिया जाता है सिर्फ एक अंडा और एक स्प्राइट। और इसके पीछे भी एक मकसद होता है, जिससे ये गैंगस्टर के लोग एक बार फिर से लाइन में लग जाते हैं खाना लेने के लिए, जिससे बाकी के 5 लोगों को खाना नहीं मिलता, जिनमें से एक पर्सन जब आवाज उठाता है तो उसको ये गैंगस्टर मार डालता है कम्प्लीटली इन सभी लोगों के सामने, और इन गार्ड्स के कानों में तो जैसे जूं तक नहीं रेंगती, जिससे शुरुआत होती है एक और नरसंहार की, जो कि आज रात होने वाली होती है। और सीन के शिफ्ट होने पर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि होता है एक डॉक्टर, और यहाँ के कुछ लोगों के साथ मिलकर वो मरे हुए प्लेयर्स की बॉडी से ऑर्गन्स को निकाल रहा होता है, एक तरह का ब्लैक मार्केट समझो। और इसे उसके आदमी बताते हैं कि नेक्स्ट गेम क्या है, और उसे कहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम को चूज करें, क्योंकि आज रात होने वाली होती है लड़ाई, इसीलिए इन्हें कम खाना दिया जाता है ताकि ये भूख के मारे और गुस्सा हो जाएं और एक दूसरे को ही मार डालें, ताकि नेक्स्ट राउंड के लिए और भी कम प्लेयर्स बचें। और ये आदमी इस गैंगस्टर की टीम को ज्वाइन कर लेता है एज पर देयर इंटरनल इन्फॉर्मेशन। तो वहीं ये सब भी इस बात को भाप लेते हैं कि आज रात लड़ाई होने वाली है, और इसीलिए सेओंगजी हुन सेबियॉक को अपनी टीम में आने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे। और लाइट के बंद होते ही फुल ऑन मारधाड़ शुरू हो जाती है, और ये लोग भी बैट्स को नीचे गिराने लग जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। और लाइट के फिर से ऑन होने पर सभी लोगों को चोटाई होती है, जिसमें से 27 लोग इस पूरे कांड में मर जाते हैं, जिससे टोटल प्लेयर्स रह जाते हैं 80। और अगले मॉर्निंग इन्हें नेक्स्ट गेम के लिए टीम बनाने को कहा जाता है कि इन्हें 10 लोगों की एक टीम बनानी होगी, जिससे इस गैंगस्टर की टीम को एडवांटेज होता है, क्योंकि इन्हें गेम के बारे में ऑलरेडी पता होता है, और ये सबसे तगड़े प्लेयर्स को अपने टीम में लेने लग जाते हैं।
तो वहीं ये लोग बस सोचते ही रह जाते हैं कि गेम क्या हो सकता है, जिससे इन्हें सिर्फ कमजोर प्लेयर्स मिलते हैं और टाइम के खत्म होने पर इन्हें एक रूम में ले जाया जाता है और इस बारी गेम होती है टग ऑफ वॉर की, जिसमें दो टीम रस्सी को खींचकर अपने अपोनेंट्स को हराने की कोशिश करते हैं और हारने वाली टीम की होती है मौत कंप्लीटली। और इन 8 टीमों में से कौन कौन बचेगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए ड्रॉ किया जाता है कि कौन सी टीम किसके साथ लड़ेगी और इस गैंगस्टर की टीम नंबर 7 से लड़ती है और ये उन्हें इजीली खींचकर हरा देते हैं। और जैसे ही इनकी रस्सी काटी जाती है ये ऑलमोस्ट 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, जिसमें से एक पर्सन अधमरा होता है और उस डॉक्टर की टीम उसे जिस कॉफिन में डालते हैं उस पर क्रॉस का निशान बना देते हैं ताकि उसके ऑर्गन्स को निकाला जा सके। और इस बार इनके साथ होता है वो ऑफिसर, क्योंकि जिसको इसने मारा होता है वो पहले इसी गैंग का एक मेंबर था और सेकेंड राउंड में सेओंग जी-हुन की टीम को तगड़े टीम के साथ भिड़ाया जाता है जिससे इनका हारना तय होता है। प्रियंका जी कहते हैं कि उन्हें उस गेम को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खेलना होगा और वो इन्हें अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे वो इस गेम में कभी भी हारा नहीं करते थे। इवन कि जब वो हारने वाले होते थे तब भी वो अपनी टीम को कभी भी हारने नहीं देते थे और ये सब उन्हीं की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं उस गेम को खेलने के लिए। एंड विद द हेल्प ऑफ सेंगवू इस राउंड में ये सब बच जाते हैं और टोटल प्लेयर्स की गिनती रह जाती है 40। और अब इस रात भी लड़ाई ना हो इसलिए ये बारी बारी से पहरा देने का फैसला करते हैं। और जब ये बंदा इन्हें डराने के लिए आता है कि आज रात वो कैसे बचेंगे तो सेओंग जी-होने से मेंटली डरा देता है कि डरना उसे चाहिए क्योंकि उसकी टीम में उससे भी ज्यादा कमीने भरे पड़े हैं और सही मौका मिलने पर वो इसका काम तमाम कर देंगे। तो वही उस डॉक्टर को फिर से सर्जरी करने के लिए ले जाया जाता है और इस बार इनके साथ होता है वो ऑफिसर जो कि हर बात पर क्वेश्चन पूछ रहा होता है जिससे इन लोगों को उस पर शक होने लगता है। बट अभी इनका मेन टारगेट होता है कि उस डेड बॉडी के ऑर्गन्स को निकालकर उसे डिलीवर करने के लिए लेके जाना और ये डॉक्टर अपना काम फिनिश करके अपना ऑर्गन दे देता है और ये ऑफिसर एक दूसरे पर्सन के साथ उस सामान को जहाज में छोड़ने के लिए जाता है। बट इसके बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछने पर उस पर्सन को इस पर शक हो जाता है और वो इसको चाकू के दम पर अपना मास्क हटाने के लिए कहता है। तो वही वो डॉक्टर इनसे अगली गेम के बारे में पूछता है और जब ये कहते हैं कि इन्हें गेम के बारे में अभी नहीं पता पर वो बाद में उसे जरूर बताएंगे तो ये बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और एक आदमी को मारने की धमकी देता है कि या तो वो उसे नेक्स्ट गेम के बारे में बताएंगे या फिर वो उसे मार डालेगा। जिससे यहाँ पर होती है थोड़ी सी फाइट जिसमें ये उस आदमी को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। तो वही वो डिटेक्टिव भी फंस चुका होता है पर इसके पास होता है ये गन और वो उसे ओवर पावर करते हुए अपने भाई के बारे में पूछता है और जब ये बताता है कि सभी प्लेयर्स की लिस्ट उसके बॉस के रूम में मिलेगी तो वो उसे खत्म कर उस ब्लैक मास्क वाले पर्सन के रूम में जाता है। तो वही वो डॉक्टर भागते भागते उस मैदान में फिर से चला जाता है और उसको फॉलो करते हुए ये पर्सन भी और उसको विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। और जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है उस गेम का बॉस आके उसे शूट कर देता है और इस गेम के रूल को तोड़ने के लिए इन दोनों को मौत की घाट उतार देता है। और फिर तलाशी ली जाती है उस पुलिस ऑफिसर की जो कि उस बॉस के रूम में डॉक्यूमेंट फाइल्स को पढ़ रहा होता है और काफी देर तक जब वो नहीं मिलता तो गेम को फिर से स्टार्ट किया जाता है और इस बारी हर किसी को अपना अपना एक पार्टनर चूज करना पड़ता है। और सिंस की अब किसी को भी इस गेम के बारे में पता नहीं होता हर कोई एक बेस्ट पार्टनर की तलाश में लग जाता है। एंड सिंस की अब सिर्फ 39 प्लेयर्स ही रह जाते हैं इस लेडी को कोई भी अपना पार्टनर चूज नहीं करता उसके पास्ट बिहेवियर की वजह से और स्टार्टिंग में ही ये एलिमिनेट हो जाती है। बट रियल प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है जब इन्हें खेलने के लिए कंचे दिए जाते हैं और इन्हें ये खेलना होता है अपने पार्टनर के साथ और अगले 30 मिनट में जिसने भी अपने पार्टनर के सारे कंचे जीत लिए वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। जिससे ये राउंड काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि सभी ने अपने बेस्ट पर्सन अपने भरोसेमंद साथी को अपना पार्टनर चूज किया होता है और अगले 30 मिनट में कोई एक पर्सन मर जाएगा और इस गेम में हमें धोखा, छल, कपट, सैक्रिफाइस जैसे सारे एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिलते हैं। एक और जहां पर कुछ लोग इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए अपने लाइफ की सारी बातें शेयर कर देते हैं तो वहीं कुछ लोग जीतने की लालच में छल कपट की सारी हदें पार कर देते हैं। तो वहीं कोई किसी की दिमागी कमजोरी का फायदा उठाकर इस गेम को जीतने के लिए अपनी इंसानियत ही भुला देता है। और इस राउंड में किसी की सेक्रीफाइस किसी भी प्लेयर की सेक्रीफाइस से कम नहीं होती। हर कोई अपनी जान कुर्बान कर अपनी साथी को जीने का एक मौका देता है जो कि किसी को भी इमोशनल कर दे। और अगले राउंड में बचे हुए 16 प्लेयर्स ही जाते हैं पर अभी भी हैंडमैन नियो मरी नहीं होती उसे प्लेयर्स वाले रूम में जिंदा रखा जाता है जिससे अब टोटल प्लेयर्स हो जाते हैं 17। तो वही वो फ्रंट मैन उस घुसपैठिए को पकड़ने के लिए कहता है एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि अब उस गेम को लाइव देखने के लिए आ रहे होते हैं VIPs जिन्होंने अल्टीमेटली उस गेम को ऑर्गेनाइज करवाया होता है।
और उनकी प्राइवेसी को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और जब ये फ्रंट मैन फिर से अपने रूम में जाता है तो उस टेलीफोन के रिसीवर को उल्टा देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो पर्सन यहीं पर है और उसकी तलाश करने लग जाता है, जो कि खत्म होती है उस दूसरे पर्सन की डेड बॉडी के मिलने पर। और अब यहाँ पर होता ये है कि इस पर्सन का फेस कम्प्लीटली डैमेज हो चुका होता है और उस ऑफिसर ने इसके पॉकेट में अपनी आइडेंटिटी कार्ड डाल दी होती है, जिससे इन्हें लगता है कि यही वो घुसपैठिया है और वो इस ऑफिसर की तलाश बंद कर देते हैं। और इस आइलैंड में आते हैं 6 वीआईपीज और हर किसी ने गोल्डन मास्क पहन रखा होता है टू हाइड देयर आइडेंटिटी। तो वहीं एक और पर्सन इनका वेट कर रहा होता है, द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल दिस गेम। बट उस घुसपैठिए वाली बात को लेकर ये उन दूसरे लोगों से मिलने से मना कर देता है, इसलिए ये इन सभी लोगों को एक बड़े से हॉल में लेकर जाता है टू एंजॉय दिस शो। और डिटेक्टिव एक पर्सन को बेहोश कर उसके कपड़े पहन लेता है इनकी जासूसी करने के लिए और गेम एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। और जब सीन प्लेयर की तरफ शिफ्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक प्लेयर ने सुसाइड कर ली होती है क्योंकि प्रीवियस गेम में उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो वहीं बाकी के बचे 16 प्लेयर्स को एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है और इनके सामने रखे होते हैं मैनिक्विन और इनको पहनाया गया होता है एक नंबर और हर किसी को एक नंबर को चूज करना होता है टू प्रोसीड फर्दर। और ये पर्सन किस नंबर को चूज करूं इसी बात में कंफ्यूज रहता है क्योंकि पहला और आखिरी नंबर खतरनाक होता है, एक गलत डिसीजन और इनका मरना तय। और बाकी के नंबर्स को दूसरे प्लेयर्स ले लिए होते हैं, इसलिए इसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे होते। और एक पर्सन कहता है कि वो नंबर 1 को चूज करना चाहता है, जिससे सेओंग जी हुन नंबर 16 को चूज करता है और इन्हें इस बार गेम खिलाई जाती है ब्रिज टाइल्स की। और इस ब्रिज में लगे होते हैं कांच के टाइल्स और एक टाइल होता है टेम्पर्ड का और एक टाइल होता है नॉर्मल ग्लास का। और इनके बीच का डिफरेंस ये होता है कि एक टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का वजन एक साथ संभाल सकता है, तो वही नॉर्मल ग्लास एक पर्सन का वजन भी संभाल नहीं सकता। और इनको दिया जाता है सिर्फ 15 मिनट दूसरे साइड पर जाने के लिए। और जैसे ही पहले पर्सन की मौत होती है इन सब की पैन गीली हो जाती है क्योंकि इनका हर कदम इनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला होता है और हर गलत स्टेप एक पर्सन की जान लेता है। और टाइम निकलने के साथ साथ यहाँ पर काफी टेंशन बढ़ती जाती है और ये सब के सब एक दूसरे को फुल ऑन गाली गलौज निकालने लग जाते हैं। तो वही वो ऑफिसर इन सब की वीडियो बना रहा होता है और इनमें से एक वीआईपी काफी ठरकी किस्म का आदमी होता है और वो इस ऑफिसर को एक दूसरे रूम में लेके जाता है फॉर हिज प्लेजर। और इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए वो ऑफिसर इस पर गन तान कर इस गेम के बारे में उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। तो वही वो गैंगस्टर टाइल पर आगे बढ़ने से मना कर देता है क्योंकि इसकी डर से फटी पड़ी होती है। और यहाँ पर आती है हैन मिन न्यू और इसका इस गैंगस्टर के साथ होता है 36 का आंकड़ा क्योंकि इस बंदे ने टग ऑफ वॉर जीतने के लिए इसे अपनी टीम से निकाल दिया होता है, जिसका बदला ये यहाँ पर लेती है और इसके टायर पर कूद कर इसे कस कर पकड़ लेती है ताकि अगर वो मरे तो इसको भी साथ ले डूबे। और वो दूसरे टायर पर खुद को गिरा देती है, जिसके टूटने पर हो जाता है इन दोनों का काम यहीं पर फिनिश। और अब यहाँ पर बच जाते हैं सिर्फ 4 लोग, जिसमें से मेनली होते हैं सेओंग जी हुन, सी बियोक एंड सैंग वू। और डेफिनेटली ये पर्सन जो कि इन्हें इस गेम को जिताने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये पर्सन टेम्पर्ड ग्लास और नॉर्मल ग्लास के बीच में डिफरेंस कर सकता है यूजिंग हिज 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ये ग्लास के कलर के बेस पर सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास पर ही जंप करता है, जिससे ये वीआईपी लाइट को बंद करवा देते हैं ताकि वो आगे और न बढ़ सके। और अब इनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं क्योंकि इन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए एक और टेम्पर्ड ग्लास को पहचानना होगा। बट टाइम की खत्म होने की वजह से सैंगवू उसे एक दूसरे टाइल पर ढकेल देता है, जिससे वो पर्सन की जाती है जान और ये सब के सब एक नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। तो वहीं वो वीआईपी जब काफी देर तक वापस नहीं लौटता तो उसकी रूम की चेकिंग करवाई जाती है और जब वो बंदा बेहोश मिलता है तो उस ऑफिसर की तलाश फिर से करवाई जाती है। तो वहीं वो ऑफिसर डाइविंग सूट लेकर उस आइलैंड से निकल रहा होता है और इसी सूट में लगा होता है ट्रैकर और उस ट्रैकर के बेस पर ये उसे बोट से पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं जब उन टायर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उन सभी के टुकड़े इनकी ओर आने लग जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चोट आती है सेबियोक को और गिलास का एक बड़ा वाला पीस इसके पेट में धंस जाता है और इन सबको फिर से उसी रूम में ले जाया जाता है। तो वहीं वो ऑफिसर वहां से निकलकर एक दूसरे आइलैंड में जाता है और नेटवर्क के मिलने पर अपने ऑफिसर्स को कॉल कर बैकअप टीम भेजने के लिए कहता है और साथ ही उन फोटोज और वीडियोस को भी सेंड करने की कोशिश करता है जो कि नेटवर्क की इशू की वजह से नहीं सेंड होती। और ये फ्रंट मैन इस ऑफिसर को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है फॉर अ डिफरेंट रीजन। और जब ये लोग इसे एक जगह पर घेर लेते हैं तो ये फ्रंट मैन इसे जिंदा छोड़ने की बात कहता है अगर वो इस मोबाइल फोन को इसे दे दे, जिससे ये ऑफिसर उसके राइट शोल्डर पर गोली चलाता है और उसे उसका मास्क उतारने के लिए कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पर्सन है उसका भाई और ये उससे उसका मोबाइल फिर से मांगता है कि उसके मोबाइल के दे देने पर वो उसे जिंदा छोड़ देगा।
और वो तब भी अपना मोबाइल फोन जब नहीं देता तो ये उसे शूट कर देता है। तो वहीं ये लोग इन्हें नए कपड़े देते हैं चेंज करने के लिए, जिससे सेबियोंग खुद के घाव को कपड़े से बांधती है, क्योंकि अगर इसके बारे में दूसरों को पता चला देन शी विल डाई फॉर श्योर। और इन्हें अगली गेम खिलाने से पहले इन्हें आखिरी बार खाना खिलाया जाता है एंड इन द एंड इन्हें एक नाइफ दिया जाता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके इस रात। और सियोंग जी हुन सेबियोंग के पास जाता है ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सके, क्योंकि सैंगवू एक नंबर का कमीना आदमी होता है जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और सेबियोंग इसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि अगर वो इस गेम से बाहर निकला तो वो उसके भाई और माँ का ध्यान रखेगा, और उस घाव की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब सियोंग जी हुन हेल्प के लिए गार्ड्स को बुलाने के लिए जाता है तो वो काफी देर तक नहीं आते हैं, पर वो आते हैं, पर इसकी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उस लाश को ले जाने के लिए, क्योंकि इस सैंगवू ने सेबियोंग को मार दिया होता है, जिससे सियोंग जी हुन गुस्से में इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गार्ड इसे रोक देते हैं, जिससे नेक्स्ट गेम बन जाती है फुल तो तगड़ी, जहाँ पर दो फ्रेंड्स आपस में भिड़ते हैं, एक पैसे पाने के लिए तो वहीं दूसरा सेबियोंग की मौत का बदला लेने के लिए। और इन्हें इस बारी गेम खिलाया जाता है स्क्विड गेम, वही गेम जो कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, सेम रूल के साथ विद लिटिल ट्विस्ट कि ये एक दूसरे को रोकने के लिए चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर गेम से ज्यादा रिवेंज फाइट होती है और ये एक दूसरे को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। और जब चाकू सियोंग जी हुन के पास आता है तो एक वक्त के लिए लगता है कि वो उसे मार डालेगा, पर वो उसे मारता नहीं और उस गेम को बंद करने की बात कहता है कि अगर वो दोनों इस गेम को यहीं पर रोकने के लिए वोट करें तो यहाँ पर किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। पर सैंगवू खुद को मार लेता है इस गेम को यहीं पर फिनिश करने के लिए विद रिक्वेस्ट कि वो उसकी माँ का ध्यान रखे, और ये लोग उसको गाड़ी में डालकर फिर से एक जगह पर फेंक देते हैं। और इसके पास होता है बस एक एटीएम, जिसको चेक करने पर इसके बैंक अकाउंट में होते हैं वो सारे अमाउंट जैसा कि इन्हें बताया गया था। पर इस गेम की वजह से उसने बहुत कुछ खोया होता है, जिसमें मेनली उसके फ्रेंड्स होते हैं, और उसकी माँ भी बीमार होने की वजह से मर जाती है, जिससे ये मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाता है और एक होमलेस पर्सन की तरह रहने लगता है, और उस गेम में जीते हुए पैसे को हाथ तक नहीं लगाता। एक तरह से इसे जानना होता है कि इन सब के पीछे कौन था, कौन है। और एक रात एक ओल्ड लेडी इसे फूल बेचने के बहाने सेम वही कार्ड देती है, जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है उस पर्सन का जो कि इस गेम का मास्टरमाइंड होता है। और वहां पर जाने पर सियोंग जी हुन उसी ओल्ड मैन को देखता है जो कि उसका कंचे वाले गेम में पार्टनर था, और यही पर्सन इस गेम का मास्टरमाइंड होता है जो कि इसे यहाँ पर लाइफ का मतलब बताने के लिए बुलाता है। पर गुस्से में भरनाया हुआ सियोंग जी हुन इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे शांत करने के लिए ये उसे एक और गेम खेलने की बात कहता है कि अगर उस होमलेस पर्सन की कोई भी मदद कर देगा तो वो जीता और वो उसे मार सकता है, बट अगर 12 बजे तक किसी ने भी उसकी मदद नहीं की तो वो उसे कुछ भी करवा सकता है। और ये सारी चीजें बस एक बहाना होता है उसे ये बात समझाने का कि गरीब और अमीर के बीच में सबसे कॉमन बात ये होती है कि वो दोनों अपनी लाइफ में खुश नहीं होते। एक गरीब कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वहीं एक अमीर अपनी ख्वाहिशों को मिनटों में पूरा कर लेता है, बट इन द एंड ऑफ द डे उसे अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसलिए उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इस गेम को डिजाइन किया ताकि पहली बार वो अपनी लाइफ में पूरे जुनून के साथ कुछ कर सके। और यही रीजन होता है कि वो भी उस गेम में पार्ट लेता है इंस्टेड ऑफ उस गेम को बस देखने की जगह। और इस ओल्ड मैन की यहाँ पर हो जाती है डेथ, और सियोंग जी हुन उन पैसों से अपने दोस्त और सेबियोंग की फैमिली की हेल्प करता है। और एयरपोर्ट जाने के लिए वो जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर जाता है वो उसी एजेंट को फिर से देखता है जो कि एक और पर्सन के साथ सेम वही गेम को खेल रहा होता है, जिससे ये भागकर दूसरी ओर जाता है उसे पकड़ने के लिए। पर तब तक वो ट्रेन में चढ़ चुका होता है और इस पर्सन को बचाने के लिए वो इसे उस कार्ड को छीन लेता है और एयरपोर्ट पर जाकर उसी नंबर पर कॉल करके कहता है कि वो उन्हें जरूर पकड़वा कर रहेगा, जिससे वो लोग इसे वार्न करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप प्लेन में बैठ जाए। पर ये प्लेन में बैठता नहीं, जिससे हम इसके सेकंड सीजन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। एंड दैट्स इट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सीरीज को एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि एक 9 घंटे की सीरीज को इतने कम टाइम में एक्सप्लेन करना, वो भी इसके बिना मेन एलिमेंट्स को मिस किए, इट वाज रियली चैलेंजिंग एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।